परीक्षा और पेपर लीक से संबंधित विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, अब वो कानून बन गया है, क्योंकि उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदया ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी न मिल जाए, यानी राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर न कर दें। लोकसभा से पहले परीक्षा संबंधी ये बिल पास हुआ था, उसके बाद वो राज्यसभा गया और राज्यसभा से भी पास हो गया था और उसके बाद उसे राष्ट्रपति महोदया के पास भेज दिया गया था। तो संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था के मुताबिक वो कानूनी रूप ले लिया, क्योंकि कल रात राष्ट्रपति ने उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। और अब देश के परीक्षार्थियों, युवाओं और नौजवानों के लिए एक नया कानून सामने आ गया है कि जो पहले के बजाय सख्त और कठोर दंडात्मक व्यवस्था वाला है। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अगर पेपर लीक करता है और गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि नए कानून के प्रावधान बहुत ही सख्त रखे गए हैं। सहयोगी मुकेश झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भारत में अब मेटा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत के मेटा हेड के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम भी केंद्र सरकार के निशाने पर है, क्योंकि भारत के आईटी एक्ट के मुताबिक सरकार को अगर ऐसा लगता है कि कोई भी वीडियो, पोस्ट या सामग्री देश की संप्रभुता, एकता या कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, तो उसके तहत पूरे उस प्लेटफॉर्म को या उस कंटेंट को सरकार ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। और अब मेटा के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो गया है तो ये सवाल भी अब खड़ा हो गया है और लोगों के दिमाग में है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ भी क्या सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्मों पर कई सारी ऐसी सामग्री लगातार प्रसारित हुई जिस पर सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और सरकार ने चेताया भी था। लेकिन एफआईआर दर्ज होने से निश्चित तौर पर अब मेटा की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार को ये पूर्ण अधिकार है कि जिस भी आइटम को, मटेरियल को या कंटेंट को वो सरकार को लगे कि वो देश के हित में नहीं है, देश की संप्रभुता के खिलाफ है, तो वो एक्शन ले सकती है। तो अब सरकार के अगले एक्शन का इंतजार रहेगा। सहयोगी मुकेश झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद जांच का दायरा अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। दरअसल पुलिस अब ऐसे अकाउंट्स और इन्फ्लुएंसर की भी जांच कर रही है जिन्होंने पर पोस्ट करने के लिए 40 से 80 हज़ार रुपये भी लिए हैं। ऐसे में 3 बड़ी कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिनकी जांच, उनके अकाउंट की जांच अब सोशल मीडिया जो पुलिस की टीम है उनके द्वारा की जा रही है। उनके अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, किस तरह से ये फंडिंग की गई है, खासतौर पर मार्केटिंग से लेकर जो कंटेंट का काम किया गया इन 3 कंपनियों से किया गया, ये जानकारी मिली है और उसी के आधार पर इनके अकाउंट को जांचा जा रहा है कि किस तरह से अकाउंट का लेन देन किया गया है। तो वहीं कई ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर के नाम भी निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर कई ऐसे पोस्ट किए जो आपत्तिजनक थे। उनकी भी जांच अब पुलिस द्वारा की जा रही है, यानी वो भी पुलिस की रडार पर है। तो वहीं 20 जुलाई को जिस तरह से प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिला, ऐसी ही 20 जांच को अब स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है, यानी 20 एफआईआर जो कि गंभीर सेक्शन के अंदर हैं, जिसमें पुलिस के ऊपर पथराव करना, पुलिस पर हमला करना, हत्या की कोशिश करना, दंगे फैलाना, इन तमाम सेक्शन के अंदर वो एफआईआर हैं जिनकी जांच अब की जा रही है। यानी फंडिंग से लेकर, सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर जो फंडिंग हुई है, अब ये तार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसकी जांच स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से इस हवन का आयोजन किया गया है, आहुति इसमें दी जाएंगी। इसके पीछे की वजह है जिस तरह से हाल ही में पप्पू यादव ने भगवा रंग पहनकर संत समाज का अपमान किया। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जो दान पेटी थी उसको भागते हुए दिखाई दिए, उसको लेकर भागते हुए दिखाई दिए, संत समाज का एक तरह से अपमान किया। उसी को लेकर बुद्धि शुद्धि हवन का ये आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है ताकि बुद्धि शुद्धि उन लोगों को आए जिन्होंने भगवा का अपमान किया, संत समाज का अपमान किया। खासतौर पर पप्पू यादव ने जिस तरह से संसद के अंदर एक ड्रामा करके दिखाया, उन्होंने भगवा पहना, संत बने और उसके बाद
बाद दान पेटी को भागते हुए वो वहां से ले जाते हुए दिखाई दिए। उनका इशारा साफ तौर पर राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावा को लेकर था और ये दिखाना वो चाहते थे कि संत समाज के लोग किस तरह से चोरी कर रहे हैं, तो उसका विरोध यहाँ पर वीएचपी की तरफ से किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं संत समाज के जो लोग हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और ये मंत्रोच्चारण जो है वो साफ तौर पर सद्बुद्धि हवन को लेकर है, यानी कि उन लोगों को सद्बुद्धि आए जो संत समाज का, सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं। यहाँ पर संत समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वीएचपी की तरफ से ये आयोजन किया गया है और कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि सद्बुद्धि आए ऐसे लोगों को जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल देश भर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबा संचालक हैं, यानी जो लोग कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आज राहत की बात है। क्योंकि देश भर के अंदर बात करें, खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो 202 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर पर सस्ते हुए हैं, यानी उसमें गिरावट आई है। तो वहीं अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के अंदर कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 209 रुपये की कटौती की गई है। इसी के साथ कोलकाता में जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके रेट 2,887 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। तो ऐसे में बड़ी राहत एक तरह से कह सकते हैं कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को है जो कि एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर ढाबा संचालक, रेस्टोरेंट या छोटे होटल जिनकी हम बात करें जहां पर कॉमर्शियल सिलेंडर जाता है, जहां पर पीएनजी लाइन नहीं है, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिस तरह से रेट लगातार गिरे हैं, इससे पहले भी रेट गिरे थे लेकिन एक बार फिर से राहत उनको दी गई है। लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, यानी जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर है उस पर किसी तरह की कोई छूट अभी नहीं दी गई है। पुराने ही रेट पूरे देश में वही लागू रहेंगे। तो घरेलू लोगों के लिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह की कोई राहत फिलहाल नहीं है। लेकिन कॉमर्शियल यूज़ करने वाले सिलेंडर के जो उपभोक्ता हैं, यानी जितने भी कॉमर्शियल ढाबा संचालक, होटल संचालक लोग हैं, उनके लिए बड़ी राहत इस बार देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। टेरर नेटवर्क का टारगेट है राजधानी दिल्ली। अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। ऐसे में किस तरीके से तकनीक के जरिए राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को अभेद बनाया जा सकता है, उसका एक डेमो हमारे पास है। इक्षणा दरअसल एक ऐसा व्हीकल है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 14 कैमरे लगाए गए हैं जो भीड़ की संख्या और साथ में चेहरे पहचानने की, फेशियल रिकॉग्निशन की तकनीक से लैस है। इसके 8 कैमरों को आप देख सकते हैं कि गोल में लगे हुए हैं और ये 360 व्यू के साथ ना सिर्फ चेहरा पहचान सकते हैं बल्कि फेशियल रिकॉग्निशन को उस डाटा सेंटर के साथ भी मिलान कर सकते हैं जो डाटा सेंटर C.DOT के ज़रिए, BPRND के ज़रिए दिल्ली पुलिस के पास मुहैया होता है। यानी पूरे भारत में जितने भी लोग वांछनीय हैं, जो अपराधी हैं, जिनकी फ़ोटो खींची है, उन सभी की पहचान इस इक्षणा के ज़रिए की जा सकती है। 8 कैमरे ये, उसके अलावा जो आप छोटे CCTV कैमरे देख सकते हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि आसपास की मूवमेंट, और जो छोटे कैमरे हैं ये दरअसल चेहरे की नहीं बल्कि लोगों की गिनती करता है। लोगों की गिनती इस लिहाज से करता है कि कितनी भीड़ आसपास मूव कर रही है, उनकी संख्या कितनी है, ताकि क्राउड मैनेजमेंट भी उसे आसानी से किया जा सके। अपने आप में चलता फिरता ये कंट्रोल रूम है और हम चाहेंगे कि पूरा हम इसे चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करें क्योंकि ये अपने आप में जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं ताकि रात के समय कैप्चर किया जा सके। हालांकि इसमें नाइट विज़न सिस्टम भी लगा हुआ है। तो ना सिर्फ चेहरे की पहचान करता है, चेहरे की C.DOT के सर्वर के ज़रिए, BPRND के ज़रिए, गृह मंत्रालय के डाटाबेस के ज़रिए वांछनीय अपराधियों की पहचान भी की जाती है। उसकी लाइव लोकेशन के साथ लाइव फीड कंट्रोल रूम में भेजी जाती है। दिल्ली पुलिस की तीसरी आंख इक्षणा काम कर रही है। कैमरा सहयोगी यश शर्मा के साथ राहुल डबास, दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने एक बार फिर परचम लहरा दिया है। जेवलिन थ्रो ने यह पदक खासतौर से नीरज चोपड़ा से लेकर अपने नाम पर दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, अगर बात अस्मिता की होती है और साथ ही हर्ष की होती है तो उन्होंने भी देश का नाम रोशन करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी।
उन्होंने भी पदक जीतकर अपना तिरंगा लहराता हुआ नजर आना शुरू हुआ। ऐसे में तमाम तरह की चीज़ें साफ तौर पे देखने को मिल रही हैं। देश के अंदर में उत्साह है, लोगों के अंदर में खुशी है। साथ ही साथ भारत के पास अब तक इस तरह के 23 पदक हो चुके हैं। लगातार भारत के अंदर में जो इस प्रकार के पदक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भारत अपने आप में ऊंचाई खुद हासिल कर रहा है और जो पदक हैं अब तक भारत के पास 23 हासिल हो चुके हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भारत की मजबूती, भारत की ये शान लगातार बुलंद है और भारत का तिरंगा जगह जगह पर लहराता हुआ भी अब नजर आना शुरू हो गया है। कैमरा कुलदीप बालिया के साथ सैयद हुआ सली, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। रामनगरी के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र के पास से बम बनाने की पर्ची मिली। पर्ची मिलने के बाद सबसे पहले प्रशासन को सूचना दी गई। उसके बाद प्रशासन ने इसको कस्टडी में लिया। कस्टडी लेने के बाद अब ATS, चाहे STF हो या IB हो, जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं इससे पूछताछ कर रही हैं। बताया गया कि पकड़ा गया छात्र जो है वो यहाँ पर एक्सटेंशन का कोर्स कर रहा था और ये सरफराज खान बलरामपुर का रहने वाला है और ये प्रथम वर्ष का छात्र था। जिस तरह से पर्ची पकड़ी गई है उसमें सारी बम बनाने की विधियां लिखी गई है, यहाँ तक कि उसका आकार, उसकी तीव्रता, सब कुछ पर्ची में लिखा हुआ है। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से ये पर्ची पकड़ी गई है उसको लेकर हड़कंप मच गया है और अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्योंकि मामला संवेदनशील है। हमारा रामनगरी अयोध्या का, इसको लेकर जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं सब जांच कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि पर्ची ये खुद लिख रहा था या पर्ची किसी ने दी है, क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग भी चेक की जा रही है, किसी की हैंड राइटिंग है या किसी और की है। इसके साथ ही इसका CDR भी निकाला गया है कि किस किस से बात करता था। सुरक्षा एजेंसी को शक है कि ऐसा तो नहीं है कि ये पाकिस्तानी ISI से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और बम लाने की प्रक्रिया यहाँ समझ रहा हो। फिलहाल सुरक्षा से जांच कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि अब पूछताछ में क्या मामला निकलकर सामने आता है। AB शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जैसी किसी भी ई-कॉमर्स साइट से, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। धोखा इस लेवल पर हो सकता है कि असली प्रोडक्ट की जगह नकली प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचे। नोएडा पुलिस और SOG टीम ने एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में 5 लोग थे, जिसमें से 2 ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय हैं और इन लोगों ने अलग से अपना एक वेयर हाउस खोला है। यानी अगर आपने जूते, कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो उसकी जगह रिप्लेस करके नकली प्रोडक्ट ये लोग रख दिया करते थे और जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता था तो कई बार कस्टमर जो है ऐसे प्रोडक्ट को रख लेता था, लेकिन कई बार वापस भी कर दिया करता था। वापस करने में कंपनी का नुकसान हुआ करता था। तो इन ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से एक इंटरनल जांच की गई और उस जांच के बाद ये बात सामने आई कि एक ग्रुप है और लगातार इस तरीके से असली माल की चोरी करने के बाद ग्राहकों को नकली माल देने का काम कर रहा है। इनके पास से तकरीबन 75 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। जिस वेयर हाउस में ये सामान रखते थे तो वो सेक्टर 69 में खोला हुआ था। उस वेयर हाउस को भी सील कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरी किए हुए सामान को जिन लोगों को बेचा करते थे उन तक अब आगे की जांच जाएगी और साथ ही जो प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट असली की जगह ये लगाया करते थे उनको लेकर भी जांच की जाएगी। यानी आने वाले समय में इस एक गोदाम की जगह और भी कई गोदाम ऐसे पकड़े जा सकते हैं जो इस तरीके से ई-कॉमर्स कंपनी में रखे सामानों की चोरी किया करते थे और उसको फिर बाजार में बेचा करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर सोने और चांदी के चढ़ावे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दर से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले 10 दिनों में श्रद्धालुओं ने करीब 1 किलोग्राम सोना और लगभग 3 किलोग्राम चांदी दान स्वरूप अर्पित की है। सावन माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ साथ बहुमूल्य धातुओं का चढ़ावा भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ये खबरें आ रही थी कि राम मंदिर में चढ़ावा कम हो गया है, लेकिन अब सावन के महीने में श्रद्धालुओं का आना तेजी हो गया है और अब श्रद्धालु जो है उसको दान स्वरूप अपने जो चांदी सोना है वो अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रस्ट है उसकी देख रेख बढ़ा दी है, चाहे चांदी हो, सोना हो, जो भी दान आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उसके जो अभिलेख हैं वो दुरुस्त किए जा रहे हैं ताकि जो भी श्रद्धालु दान दे रहे हैं उनको कोई कभी दिक्कत ना हो। सारे के नाम लिखे जा रहे हैं, उनके पते दर्ज किए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु दान दे रहे हैं उनकी दान स्वरूप सब कुछ सुरक्षित रखा जा रहा है। AB शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद 8 मुख्य आरोपियों के अलावा उन सगे संबंधियों, परिचितों और ट्रस्ट से जुड़े संदिग्ध करीब 200 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दी गई है।
नई एसआईटी ने अपना जांच शुरू कर दी है और जिस तरह देखा जा रहा है कि अब सभी लोगों को नोटिस जारी की गई है और अब नए सिरे से सबसे पूछताछ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित नई एसआईटी जिस तरह देखा जा रहा है कि काम कर रही है, चाहे वो लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस हो, अयोध्या के डीआईजी होमेन वर्मा और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, तीनों आईपीएस अफसर इस मामले की जांच कर रहे हैं। और अब देखा यह जा रहा है कि जो पुरानी एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी, जिसके साथ जो पुलिस ने अपनी विवेचना की थी, सभी को साथ लेकर मामले की जांच की जा रही है। एक बार फिर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद जोगी से पूछताछ होगी। इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं, चाहे बैंक कर्मचारी हो, गणना कर्मचारी हो, सबसे नई एसआईटी पूछताछ करेगी। देखना ये होगा कि नई एसआईटी की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। केपी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। मुंबई में गणेश उत्सव की आहट और बप्पा की स्वागत के लिए पूरी तैयारी मूर्तिकार ने 90% पूरी की है। राज्य सरकार ने पीओपी को लेकर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की विसर्जन करने वाली मूर्ति है उसके ऊपर अभी बैन किया है। आने वाले समय में अभी ये पूरा बैन उठता है क्या, मूर्तिकार को न्याय मिलता है क्या, ये देखना ही उतना उचित होगा। इस तरह से कहा जा रहा है कि अभी पीओपी की जी मूर्ति है उसको लेकर अभी राज्य सरकार बंदी आ सकती है, क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं, पीओपी मूर्ति के ऊपर बंदी नहीं है। वो सारा जो मसला है वो पीओपी मूर्ति के विसर्जन के फैसले पे है। और लास्ट ईयर जैसे मूर्तियों के जो हाइट की जो क्लासिफिकेशन पे जो विसर्जन के लिए जो योजनाएं बनाई थी अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ ने महानगर पालिका की तरफ से, तो उसकी जो वैलिडिटी थी वो 31 मार्च को ख़त्म हो चुकी थी एक्चुअली। और उसके बाद जो विसर्जन का जो मसला है वो वापस खड़ा हो चुका है। लेकिन अभी जैसे आपको बताना चाहूँगा कि पीओपी की मूर्तियाँ जो बनाने पे बैन है वो वैसा कुछ है नहीं। पीओपी की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट में जो फैसले चालू है वो सारे विसर्जन के तौर पे चालू है। विजय कामेश के साथ सुमित, मुंबई। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में गोली चली है और इस गोली से एक महिला जो है वो घायल हुई है। और इस वक्त आप मौके की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जांच जो है इस मामले की पुलिस द्वारा की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस महिला को गोली लगी है उसका घर था और ये घर उसने किराए पर एक एडवोकेट को दिया हुआ था और पिछले काफ़ी दिनों से वो इस घर को खाली करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचता है और आज ये कहा जा रहा है कि वो महिला जो कि जिसकी उम्र 57 वर्ष के करीब बताई जा रही है, वो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ अपने घर का पोजेशन लेने आई थी कोर्ट के ऑर्डर पर। और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वो घर में एंटर करने की कोशिश करती है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, तो अंदर से जो है वो गोली चला दी जाती है। एक वकील पर जो यहाँ पर किराए पर रह रहा था उस पर गोली चलाने का आरोप है और यह गोली बताया जा रहा है कि सीधे ही उस महिला के सिर पर लगी, जिस की वजह से वो गंभीर रूप में घायल हुई है और उसको पीजीआई भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। फिलहाल आप मौके की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले की ये घटना है और पुलिस तमाम यहाँ पर मौजूद है और सीएफएसएल की टीम जो है वो आप देख सकते हैं वो अंदर जांच कर रही है। वीडियोग्राफी जो है पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बाकायदा करवाई जा रही है और ये कहा जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि जिस वकील ने ये गोली चलाई वो भी फिलहाल अंदर है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आकर ही पूरी इस मामले की जानकारी जो है वो दे सकते हैं कि आखिर ये वारदात जो है वो किसने और क्यों अंजाम दी गई है। कैमरामैन सचिन अरोड़ा के साथ कुलवीर दीवान, चंडीगढ़। इस वक्त हम मौजूद है साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के केलम इलाके में, जहां पे कल आतंकवादियों ने नॉन लोकल को निशाना बनाया गया है। 2 नॉन लोकल लेबर थे जिनको निशाना बनाया गया है। इस वक्त आप देख सकते हो किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पे मौजूद है और बाज़ाब्ता तौर पर कल से ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि दोनों नॉन लोकल लेबर की जो है मौत हुई है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त केलम इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, इंडियन आर्मी के जवान
मौजूद है। ये आप देख सकते हो, ये केलम का लिंक रोड है जहां से कुलगाम और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जाते हैं। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर हर किसी को यहाँ पे चेक किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड और उसके साथ साथ गाड़ियों को बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे चेक किया जा रहा है, जिनको कुलगाम जाना है या कुलगाम से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि लाल चौक, अनंतनाग के लाल चौक पॉइंट पे एक पुलिसमैन को निशाना बनाया गया, उसके बाद आज ये दूसरा अटैक हुआ है जहां पे 2 नॉन लोकल लेबू को निशाना बनाया गया है और मजहब पुष्कर जो है अंधाधुंध गोलियां जो है वो यहाँ पे चलाई गई है। तो दोनों की मौत जो है वो यहाँ पे हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पे चल रहा है और बहुत सारे लोगों को, खास करके जो OGW हो, उनको डिटेन किया गया है। पूछताछ बाज़ाब्ता तौर पर उनसे की जा रही है। इससे पहले भी जब अनंतनाग के लाल चौक पॉइंट पे आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त करीबन 3000 OGW को जो है डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। उनको भी पूछताछ बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई थी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर, चाहे हम लिंक रोड की बात करेंगे, मेन रोड की बात करेंगे, तो पूरी तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी के जवान लगे हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम उस जगह मौजूद है जहां सुबह के वक्त जो है बादल फटने की खबरें आई और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो सुबह क्लाउड बर्स्ट हुआ है पहलीपुरा शोपियान में, वो कुछ हम आपको मनाजिर दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये देखिए, पानी जो है करीबन 1 मंजिल तक जो है पानी भर चुका है और यहाँ पर SDRF शोपियान पुलिस जो है इस पर बचाव कार्य जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक स्कूल भी है जो गर्ल्स मिडिल स्कूल है, उसका भी जो है बिल्कुल उसके आंगन में भी पानी भरा हुआ है और यहाँ जो लोकल बस्ती है वहाँ पर भी जो है अंदर आप पानी देख सकते हो। तो सुबह के वक्त जो है ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है पहलीपुरा शोपियान में, जिसके बाद लोगों ने जो है, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, स्थानीय है, वो जो है अपने घरों से निकल के आए और उसके बाद SDRF शोपियान पुलिस जो है इनके बचाव कार्य के लिए यहाँ पर जारी है और यहाँ पर जो है मोटर से जो है पानी को निकाला जा रहा है। देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो है मोटर्स लगाए गए हैं जिससे इस पानी को निकाला जा रहा है। इस वक्त भी जो है यहाँ पर बारिशें हो रही है और मौसम जो है काफ़ी ख़राब दिख रहा है अभी भी वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन शोपियान के अंदर जो एक पहाड़ी ज़िला है और यहाँ पर काफ़ी बारिशें हो रही है इस वक्त भी। और लेकिन अगर शोपियान पुलिस और SDRF की बात करते हैं तो सुबह के वक्त से ही वो काम पे लगे हैं लोगों के बचाव के लिए और यहाँ पर जो है माली नुकसान तो हुआ है लेकिन जो है जानी नुकसान नहीं हुआ है और यहाँ पर जो है जो पानी को निकाला जा रहा है मोटरों से, जो है मोटर लगाए गए हैं, उससे जो है यहाँ जो लोग रहते हैं इनके घरों में जो पानी चला गया है 1 मंजिल तक, उसको उस पानी को निकाले जा रहे हैं मोटरों के जरिए। फिरदौस लोन, पहलीपुरा शोपियान से।